हेलो दोस्तों, कनेक्ट टू एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। हम आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा रहे हैं जो कि वनडे एग्जाम जैसे एसएससी, रेलवे। इस समय रेलवे में एएलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी की भी वैकेंसी अभी आने वाली है। एएलपी टेक्नीशियन का फॉर्म फिलअप हो चुका है और आपका जेई और एनटीपीसी की भी वैकेंसी कुछ दिनों में देखने को मिलेगा और उसके बाद आप लोग ग्रुप डी का भी वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो इन सब में रेलवे में क्या देखा गया है, ज्यादातर साइंस का वेटेज ज्यादा दिया गया है। तो साइंस के वेटेज में हम आप लोगों के लिए फिजिक्स का क्लास लेके चल रहे हैं, जिसमें आप लोगों के आज का चौथा क्लास होगा प्रकाश, जिसमें प्रकाश हम आप लोग का चैप्टर पढ़ा रहे हैं। इसमें आपका चौथा क्लास होगा। इसके पहले अगर जो लोग हमारे तीसरी क्लास को ना देखे होंगे तो वो लोग आप लोग जाके तीसरी क्लास प्लेलिस्ट में प्रकाश का जरूर देखिए। तो हम इसके पिछली क्लास में आप लोगों को बताए थे समतल दर्पण में प्रतिबिंब के बारे में और उसके उपयोग, समतल दर्पण का उपयोग भी हम आप लोगों को बताए थे। तो आज हम आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। देखिए एक नया टॉपिक आगे क्या होता है प्रकाश में, गोलीय दर्पण। आज नया टॉपिक क्या है आप लोगों के लिए, गोलीय दर्पण। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर। इसमें क्या होता है आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो गोलीय दर्पण होते हैं यह गोलीय दर्पण गोले को काटकर बनाया जाता है। गोलीय जो दर्पण होते हैं ये गोले को काटकर बनाया जाता है। यह आपका क्या बोला जाता है, गोलीय दर्पण। अब देखिए जैसे यह एक गोला है तो इसे काट कर ऐसे और एक ऐसे, जब इस गोले को काट देंगे, गोलीय दर्पण गोले को काटकर बनाया जाता है। गोले के कटे हुए भाग के बाहरी भाग पेंट करने पर वह अवतल दर्पण हो जाता है। अगर गोले के कटे हुए हम बाहरी भाग को पेंट करें, इस बाहरी भाग को पेंट करें तो यह क्या हो जाता है, अवतल दर्पण। और गोले के कटे हुए भाग के आंतरिक भाग को पेंट करने पर वह उत्तल दर्पण का रूप ले लेता है। अगर हम इसके आंतरिक भाग को पेंट करें तो यह किसका रूप ले लेगा, अवतल दर्पण का। इसके अगर हम आंतरिक भाग पेंट करें या पेंट किया जाए तो किसका रूप ले लेगा, यह उत्तल दर्पण का। इसे बोला जाता है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर मतलब अवतल दर्पण। अवतल दर्पण और यह कॉन्वेक्स बोला जाता है, मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। इसे उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो अभी हम आप लोगों को क्या बताएं, गोले को काटकर, यह गोलीय दर्पण का जो गोलीय दर्पण बनता है, गोले को काटकर भाग बनाया जाता है। गोले के कटे हुए बाहरी भाग को अगर पेंट कर दिया जाए, जब बाहरी भाग को अगर हम पेंट कर देते हैं तो यह अवतल दर्पण का रूप ले लेती है। और अगर हम आंतरिक भाग को पेंट किया जाए तो यह उत्तल दर्पण का रूप ले लेता है। तो यह जो इसका जो ये अंदर वाला भाग होता है अवतल दर्पण का, यह परावर्तक तल बन जाता है। जब अगर आप किसी कटे हुए गोले के भाग को दर्पण, गोले के जो कटे हुए जो गोलीय दर्पण है, इसके अगर बाहरी भाग को अगर हम इसको कलर कर दें या पेंट कर दें तो जो परावर्तन होगा वह अंदर से होगा, दबे हुए भाग से। और अगर हम अंदर हुए दबे हुए भाग को अगर हम इसको पेंट कर दें, जो परावर्तन होगा वो कहां से होगा, इसके बाहरी भाग से इसका परावर्तन होगा। तो जो गोलीय दर्पण होते हैं दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण, ये गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। अभी हम आप लोग को क्या होता है, पहला अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। ऐसा दर्पण जिसके दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। ऐसा दर्पण जिसके दबे हुए भाग से प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होते हैं, अवतल दर्पण कहलाते हैं।
ऐसा दर्पण जिसके दबे हुए भाग से प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है, अवतल दर्पण कहलाते हैं। देखिए जैसे अभी हम आप लोग को बताएं, गोला था, गोले को काटकर, गोली दर्पण को काटकर इसको बनाया गया। इसके आंतरिक भाग को क्या किया जाता है, इसके बाहरी भाग को क्या किया जा रहा है, पेंट कर दिया जा रहा है। और जो प्रकाश का परावर्तन होगा वह इसके अंदर अंदर दबे हुए भाग से होगा। यहाँ देखिए, अंदर दबे हुए भाग से क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। जो प्रकाश का परावर्तन होगा, मान लेते हैं यहाँ कोई वस्तु है और वस्तु से अगर परावर्तन होगा, यहाँ देखिए अंदर दबे हुए भाग से होगा। और हमेशा जब अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में जब आप प्रतिबिंब बनता है तो हमेशा दो किरण का होना आवश्यक है, दो किरण का होना आवश्यक है। तो इसमें पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ प्रतिबिंब कैसे बनेगा, एक किरण इधर से गई और दूसरा किरण आप लोगों का इधर से गया, तो इसका जो प्रतिबिंब है यहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। और यह क्या है, आपकी वस्तु है, ऊपर वाली आपकी क्या है, वस्तु है, और जो नीचे बन रहा है वह क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ क्या बोला, हम बोल रहे हैं कि दबे हुए प्रकाश से क्या हो रहा है, यहाँ परावर्तन हो रहा है। दबे हुए भाग से यहाँ देखिए, यहाँ जाके प्रकाश परावर्तन हुई, फिर यहाँ जाके प्रकाश परावर्तन हुई। तो यहाँ क्या हुआ, दबे हुए भाग से जो परावर्तन होगा तो अवतल दर्पण कहलाता है। और अवतल दर्पण से प्रकाश की किरणें टकराकर, अवतल दर्पण से प्रकाश की किरणें टकराकर एक बिंदु पर आकर केंद्रित हो जाती हैं। जो प्रकाश की किरणें टकराती हैं एक बिंदु पर आकर क्या होती हैं, केंद्रित होता है, जिसके कारण इसे क्या बोला जाता है, अभिसारी दर्पण, कन्वर्जिंग मिरर। इसके पहले हम आप लोग को बताए थे अपसारी और अभिसारी क्या होता है। तो जो अभिसारी दर्पण होता है वह अवतल दर्पण का ही भाग होता है। जो अभिसारी दर्पण, जब अवतल दर्पण से प्रकाश की किरणें टकराकर एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, जब अवतल दर्पण से प्रकाश की किरणें टकराकर एक बिंदु पर आकर केंद्रित होती हैं या मिलती हैं, जिसके कारण इसे क्या बोला जाता है, अभिसारी दर्पण, कन्वर्जिंग मिरर। तो दबे हुए भाग से क्या होता है, गोली दर्पण के कटे हुए, जो गोली दर्पण का कटा हुआ भाग है उसके दबे हुए भाग से जब प्रकाश का परावर्तन होगा तो उसे अवतल दर्पण बोला जाता है। और जो बाहरी भाग होता है उसे पेंट कर दिया जाता है, तो जो दबे हुए भाग से क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। और अवतल दर्पण से प्रकाश की किरणें टकराकर एक बिंदु पर आकर केंद्रित होती हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, अभिसारी दर्पण। अभिसारी मतलब क्या होता है, अभिसारी का मतलब जो प्रकाश की किरणें हैं वो एक एक बिंदु पर आकर मिलती हैं। इसके पहले हम लोग को बताए थे, जैसे यहाँ क्या हो रहा है, विभिन्न प्रकाश स्रोत हैं, मान लीजिए विभिन्न प्रकाश स्रोतों से प्रकाश आ रही हैं, विभिन्न प्रकाश स्रोतों से प्रकाश आ रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, एक बिंदु पर यहाँ मिल रही हैं, एक बिंदु पर यहाँ देखिए मिल रही है, विभिन्न प्रकाश स्रोत से एक बिंदु पर मिलने पर अभिसारी का रूप वहां पर प्रकट होता है। तो अवतल दर्पण पर जब प्रकाश की किरणें टकरा कर एक बिंदु पर मिलते हैं तो उसे अभिसारी दर्पण बोलते हैं। तो गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, पहला आपका क्या हो गया, अवतल दर्पण, और दूसरा देखिए क्या है, दूसरा आपका होता है उत्तल दर्पण। दूसरा का क्या होता है आपका, कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। देखिए उत्तल दर्पण क्या होता है, अभी हम आप लोग को बताएं कि जो प्रकाश का परावर्तन क्या हो रहा था, वो कटे हुए भाग के अंदर से हो रहा, दबे हुए भाग से। और उत्तल दर्पण में जो प्रकाश का परावर्तन होगा वह उभरे हुए भाग से होगा। जो उत्तल दर्पण में आपका प्रकाश का परावर्तन होगा वहां कहाँ कैसे होगा, उभरे हुए भाग से। और जो अंदर का भाग होता है वह पेंट कर दिया जाता है, अंदर के भाग को क्या किया जाता है, पेंट कर दिया जाता है। जब अंदर भाग को क्या कर दिया जाता है, पेंट किया जाता है, तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, देखिए जब ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग से क्या हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। यहाँ देखिए उभरे हुए भाग से क्या हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। ऐसा दर्पण कि उसके उभरे हुए भाग से क्या हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन होता है, तो वह क्या बोला जाता है, उत्तल दर्पण बोला जाता है, कॉन्वेक्स मिरर।
कॉन्वेक्स मिरर। और उत्तल दर्पण से प्रकाश की किरणें टकराकर फैल जाती हैं। उत्तल दर्पण में क्या होती है, प्रकाश की किरणें टकराकर फैल जाती हैं। जैसे उत्तल दर्पण से प्रकाश की किरणें आई, एक किरणें इधर से आई, तो यहाँ देखिए फैल जाती हैं। उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरणें क्या हो रही है, फैल रही हैं, तो इसे क्या बोला जाता है, अपसारी दर्पण, डाइवर्जिंग मिरर, अपसारी दर्पण। ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग से क्या हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन होगा, वह आपका उत्तल दर्पण होगा। ऐसा दर्पण जिसके दबे हुए भाग से परावर्तन होगा, वह आपका अवतल दर्पण होगा। और उत्तल में क्या होता है, उत्तल दर्पण से प्रकाश की किरणें टकराने के बाद क्या होती हैं कि जो परावर्तन होता है, प्रकाश किरणें वो क्या होती है, फैल जाती हैं, तो उसे अपसारी दर्पण कहते हैं। अपसारी, इसके पहले हम आप लोग को बताए थे, जब किसी प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश की किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं, तो वह क्या बोला जाता है, अपसारी किरणें बोला जाता है। तो ये अपसारी किरणें से, यहाँ देखिए, जब उत्तल दर्पण से प्रकाश किरणें टकराकर जो प्रकाश की किरणें हैं वो क्या होती, परावर्तन हो फैल जाती हैं, तो अपसारी दर्पण उसे कहते हैं। तो यह भी एग्जाम में पूछा जाता है कि अवतल दर्पण किसका एक प्रकार है, आप क्या बताएंगे, अभिसारी दर्पण का। और उत्तल दर्पण किसका प्रकार है, अपसारी दर्पण का। अवतल दर्पण किसका प्रकार है, अभिसारी दर्पण का। और उत्तल दर्पण किसका प्रकार है, अपसारी दर्पण का। हमें आशा होगा आप लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण समझ गए होंगे। अब आते हैं अगले, अब दर्पण के मुख्य तत्व। अब देखिए अब धीरे धीरे हम लोग और आगे टॉपिक पर बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा आप लोग ध्यान से पढ़िए और रिवीजन करते रहिए। जब आप रिवीजन करेंगे पिछले हुए टॉपिक को, तब आप आगे टॉपिक को समझते आगे बढ़ेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, जो दर्पण है इसके मुख्य तथ्य देखिए जैसे क्या होता है, पहला ध्रुव, जब प्रतिबिंब जो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण होता है उसका प्रतिबिंब बनेगा, उसके प्रतिबिंब बनने के लिए कुछ उसमें टर्म है। जो प्रतिबिंब जब बनेगा तो उसमें जो शब्द हैं, जैसे ध्रुव, वक्रता केंद्र, आपकी वक्रता केंद्र, फिर वक्रता त्रिज्या, फिर मुख्य बिंदु, यह सब आपको समझना होगा, फोकस। तो इन सब को आप शब्द को जब समझ पाएंगे तब प्रतिबिंब कैसे बन रहा है उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, आप उसे आसानी से बता सकते हैं। तो चलिए आते हैं टॉपिक पर अपने। देखिए क्या है ध्रुव, दर्पण के मध्य बिंदु को ही दर्पण का ध्रुव कहते हैं। देखिए क्या होता है, मान लेते हैं कोई दर्पण है और इसको हम, ये कोई दर्पण है, इसके हम बाहरी भाग को क्या कर दे रहे हैं, पेंट कर दे रहे हैं। जब पेंट करेंगे तो आंतरिक भाग से क्या होगा, प्रकाश का क्या होगा, परावर्तन होगा। और दर्पण के मध्य बिंदु को ही दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये जो दर्पण है इसका जो यहाँ मध्य बिंदु है, यहाँ जो यह मध्य बिंदु है, यह बोला जाता है ध्रुव। ये जो मध्य बिंदु, इसे क्या बोला जाता है, ध्रुव, पोल। इसे क्या बोला जाता है, पोल। और इसे पी से डिनोट करते हैं, इसे क्या करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। यह आपका ध्रुव होता है। अब दूसरा देखिए वक्रता केंद्र, देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, गोली दर्पण के जिस गोले को काटकर बनाए जाते हैं। अभी हम आपको क्या बताए हैं कि जो गोली दर्पण होते हैं गोले को काटकर बनाए जाते हैं। मान लेते हैं कोई गोला है, गोले को हम क्या कर रहे हैं, काटकर बनाए जाएंगे, तो गोले का कोई यहाँ एक केंद्र होगा। गोले का देखिए यहाँ कोई एक केंद्र होगा। तो गोली दर्पण जिस गोले को काटकर बनाए जाते हैं, मान लीजिए इस गोले को हम काटकर एक बना लिए हैं दर्पण, एक ऐसा दर्पण है। यह है अवतल दर्पण। बाहरी भाग को अगर हम पेंट कर देते हैं तो प्रकाश का परावर्तन कहाँ से होगा, अंदर के दबे हुए भाग से होगा। अब देखिए जब गोले, इसके पहले गोला था, गोले का कोई केंद्र होगा, मान लेते हैं यह केंद्र है। गोली दर्पण जिस गोले को काटकर बनाए जाते हैं उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ये जो पुराना जो केंद्र होता है, जब गोले को काटकर बनाया जाता है, इसका केंद्र इस कटे हुए भाग का यहाँ केंद्र हो जाता है। तो ये जो केंद्र है यह आपका क्या बोला जाता है, वक्रता केंद्र बोला जाता है। गोली दर्पण जिस गोले को काटकर बनाए जाते हैं उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र बोलते हैं। और इसे सी से डिनोट करते हैं, यार यहाँ नहीं, यहाँ सी होगा, इसे सी से डिनोट करते हैं वक्रता केंद्र को।
और इसे कैसे डिनोट करते हैं, सी से। यह आपका क्या है, वक्रता केंद्र। यह आपका क्या होता है, वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण के जिस गोले को काटकर बनाए जाते हैं उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, और इसे किसे डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से इसे डिनोट किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे ध्रुव क्या होता है। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, इसे पी से डिनोट करते हैं। गोली दर्पण के जिस गोले को काट कर यहाँ केंद्र बनाया जा रहा है, यह आपका क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे वक्रता केंद्र। अब आगे चलिए, वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या क्या होता है, अभी हम आप लोग को क्या बताए, कोई है, क्या है, गोला है, गोले को इसका कोई केंद्र होगा, मान लेते हैं गोले को काट दिया गया, गोले को क्या किया गया, काट दिया गया। गोले को काटने के बाद इसके बाहरी भाग को कलाई कर दिया गया, पेंट कर दिया गया। जब पेंट करेंगे तो प्रकाश का परावर्तन कहां से होगा, अंदर के दबे हुए भाग से इसका प्रकाश का परावर्तन होगा। अभी हम आप लोग को बताएं, जब दर्पण का जो बीच का केंद्र होता है यह क्या बोला जाता है, ध्रुव बोला जाता है। और गोले का कटा हुआ भाग के बीच में जो केंद्र होता है वह क्या बोला था, यहाँ वक्रता केंद्र होता है, यहाँ वक्रता केंद्र सी होता है। तो अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोला जाता है। यह आपका वक्रता केंद्र भी हम आप लोग को बताएं, और यहाँ आपको भी पोल को बताएं। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव पोल के बीच के दूरी को क्या बोला जाता है, वक्रता त्रिज्या। इसे क्या बोला जाएगा, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। यही जैसे गोला है, गोले का जो त्रिज्या होगा अगर आप दर्पण के रूप में लेंगे तो वह क्या बोला जाता है, वक्रता त्रिज्या। यह आपका ध्रुव हो गया, यह आपका वक्रता केंद्र हो गया, और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यह भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगला देखिए क्या है, चौथा नंबर, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसी सरल रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरे मुख्य अक्ष कहलाती है। अब आप लोग ध्यान दीजिए, कोई यह गोली दर्पण है तो इसको बाहरी भाग को हम क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन कहां से होगा, अंदर के दबे हुए भाग से। और यहाँ कोई बिंदु P है जिसे क्या बोला जा रहा है, मुख्य अक्ष, और यहाँ कोई बिंदु केंद्र होता है, इसे वक्रता केंद्र। तो इन दोनों, इस बीच की दूरी को क्या बोला गया था, वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या। ऐसी सरल रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरे उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। यहां तक तो यह क्या था, वक्रता केंद्र। लेकिन अगर इस, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, इस वक्रता त्रिज्या को क्या किया जाए, बढ़ा दिया जाए, यह आपका क्या बोला जाएगा, मुख्य अक्ष। यह आपका क्या हो गया, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष होगा। वक्रता त्रिज्या क्या होता है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोला जाता है। और मुख्य अक्ष ऐसी सरल रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जा रही है। ये देखिए, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जा रही हैं, तो यह क्या बोला जाएगा, मुख्य अक्ष बोला जाएगा। और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ये आपका चार्ट शब्द हो गया। अब आगे चलते हैं। यह सब दो टर्म है, आपको आगे देखने को मिलेगा जब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब बनेगा। अब अगला देखिए, फोकस। अब फोकस क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती हैं उस बिंदु को उस दर्पण का फोकस कहते हैं। अब आप लोग ध्यान दीजिए, यह कोई मान लेते हैं दर्पण है, तो यह अगर हम इसके बाहरी भाग को पेंट कर देते हैं तो आप लोग बता सकते हैं कौन सा दर्पण होगा, यह आपका अवतल दर्पण होगा, क्योंकि बाहरी भाग को पेंट कर दे रहे हैं और प्रकाश का परावर्तन कहां से हो रहा है, अंदर के दबे हुए भाग से।
और यहाँ इसका मुख्य अक्ष होगा P। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, अब इसका यहाँ कोई वक्रता केंद्र होगा, वक्रता त्रिज्या, यहाँ वक्रता त्रिज्या है, वक्रता केंद्र, ऐसी वक्रता केंद्र, इसको मिला देते हैं, वक्रता त्रिज्या बोला जाता है। और इस वक्रता केंद्र और ध्रुव के अगर लाइन को बढ़ा देते हैं या मुख्य अक्ष बोला जाएगा। और आप लोग ध्यान दीजिए, अब यहाँ देखिए एक शब्द में क्या बोला है, मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के समांतर। मान लेते हैं यहाँ कोई वस्तु है, वस्तु को हम प्रतिबिंब बनाने के लिए प्रकाश डालेंगे तो प्रकाश की किरण जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद यहां से क्या हो रही है, परावर्तन हो रही है, यहां से क्या हो रही है, परावर्तन हो रही है, जिस बिंदु से गुजरती हैं, परावर्तन हो रहे हैं तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती हैं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती हैं, ये देखिए मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरते हैं उसी बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं। जो छोटा सा बिंदु है यह क्या होगा, आपका फोकस होगा, उसी बिंदु को दर्पण का क्या बोला जाता है, फोकस बोला जाता है। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस और यहाँ देखिए ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है, फोकस दूरी बोला जाता है। फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है। इसका मतलब यह है कि जो फोकस दूरी होगा, जो आपका फोकस दूरी होगा किसका आधा होगा, वक्रता त्रिज्या का। वक्रता त्रिज्या क्या होगा, आधा होगा, और इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, मुख्य अक्ष, यहाँ आपका मुख्य अक्ष है। अभी हम लोग को ध्रुव बताएं, वक्रता केंद्र बताएं, वक्रता त्रिज्या बताएं। अब मुख्य अक्ष के कोई यहाँ प्रतिबिंब बनाने की कोई किरण आ रही है, प्रकाश की कोई किरण आ रही है, तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाएगा उसे क्या बोला जाता है, फोकस बोला जाता है। यह आपका क्या है, फोकस है, यह आपका फोकस है। और फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। और जो फोकस दूरी होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दोगुना होता है। जो वक्रता त्रिज्या होता है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, जो वक्रता त्रिज्या होता है, वक्रता त्रिज्या वो आपका क्या होता है, फोकस दूरी का दोगुना होता है। ये आपका फोकस दूरी, फोकस दूरी। आप लोग समझ गए होंगे। पहले हम आप लोग को क्या बताएं, ध्रुव बताए, पोल, उसके बाद वक्रता केंद्र, और इसके बीच की दूरी को, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या, और कोई ऐसी रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जा रही है वह मुख्य अक्ष बोलते हैं। और फोकस किसे बोलते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर देखिए कोई प्रकार की किरण आ रही है और मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाएगी उसे क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। और फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। और फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं वक्रता त्रिज्या हमेशा फोकस दूरी की दोगुनी होती है। तो आप लोग, हमें आशा हुआ है इन शब्दों को समझ गए होंगे। चलते हैं आगे। अगला देखिए द्वारक, अपेचर, द्वारक। अब देखिए ये क्या होता है, द्वारक क्या होता है, दर्पण के परावर्तक सतह को दर्पण का द्वारक कहते हैं। अभी हम लोग को क्या बताएं, दर्पण बना रहे हैं। आप लोग ध्यान दीजिए, इसके हम बाहरी भाग को क्या कर दे रहे हैं, कलई कर दे रहे हैं या पेंट कर दे रहे हैं। तो प्रकाश का परावर्तन कहां से होगा, इस दर्पण के
अंदर के दबे हुए भाग से। जब अंदर के दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा तो वह कौन सा दर्पण होगा, आप लोग बता सकते हैं, वह आपका अवतल दर्पण होगा। और जब किसी दर्पण के अंदर, कटे हुए दर्पण के अंदर से क्या कर दे रहे हैं, पेंट कर दे रहे हैं आंतरिक भाग से, तो प्रकाश का परावर्तन कहां से होगा, इस दर्पण के बाहरी भाग से होगा, उठे हुए भाग से होगा। तो आप इसे कौन सा दर्पण बोलेंगे, आपका उत्तल दर्पण होगा और यह आपका अवतल दर्पण होगा। तो दर्पण के परावर्तक सतह, या क्या है, या परावर्तक सतह बोला जाता है, इसे क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। परावर्तक सतह को दर्पण का क्या बोलते हैं, द्वारक, इसे क्या बोला जाता है, द्वारक। अब आगे देखिए क्या लिखा गया है, द्वारक बड़ा होने पर परावर्तक भी बड़ा होगा। देखिए अगर यह द्वारक अगर बड़ा होगा तो परावर्तक भी बड़ा होगा, क्योंकि दोनों का, जब द्वारक अगर बड़ा होगा तो परावर्तक भी बड़ा होगा, और जब द्वारक छोटा होने पर परावर्तक भी छोटा होगा। इसका मतलब यह है कि दर्पण कोई बड़ा है तो इसका परावर्तक सतह भी बड़ा होगा, तो द्वारक बड़ा होगा। अगर कोई दर्पण छोटा है तो इसका आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब यह कोई दर्पण अगर छोटा बन गया तो इसका देखिए जो द्वारक क्या है, छोटा है तो परावर्तक सतह भी छोटा होगा। यही आपका क्या होता है, द्वारक। यह आपका क्या होता है, द्वारक। तो आप लोग समझ गए होंगे, एक बार फिर हम आप लोगों को समझा देते हैं। देखिए अभी हम आप लोग को क्या बताएं, अभी हम आप लोग को बताएं, कोई गोला था, गोले को काट कर क्या बनाया गया, गोले को काट कर क्या बनाया गया, दर्पण बनाया गया। उस दर्पण के जो गोली दर्पण था, इसके बाहरी भाग को क्या कर दे रहे हैं, पेंट कर दे रहे हैं। इस बाहरी भाग को क्या कर दिया जा रहा है, पेंट कर दिया जा रहा है। तो प्रकाश का परावर्तन कहां से होगा, अंदर के दबे हुए भाग से। तो यह आपका कौन सा दर्पण बनेगा, यह आपका अवतल दर्पण बनेगा, कॉन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण। और यह एक ऐसा दर्पण है, इसके हम अंदर के दबे हुए, अंदर के भाग को पेंट कर दे रहे हैं। तो प्रकाश का परावर्तन कहां से होगा, उठे हुए भाग के या बाहरी भाग से होगा, और इसे क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं। यह आपका क्या है, उत्तल दर्पण। अब प्रतिबिंब जब बनेगा तो उसमें कुछ शब्द हैं, उन शब्दों को जानना जरूरी है। जैसे अभी आप लोग को हम बताएं, एक बार फिर से आप लोग को रिवीजन करा देते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ले लेते हैं कोई अवतल दर्पण है, यह क्या है, कोई अवतल दर्पण है। इसके हम बाहरी भाग को क्या कर दे रहे हैं, पेंट कर दे रहे हैं। इसके हम बाहरी भाग को क्या कर दे रहे हैं, पेंट कर दे रहे हैं। तो प्रकाश का परावर्तन हमेशा अंदर के दबे हुए भाग से होगा। तो पहला हम आपको लोगों को क्या बताएं, ध्रुव, पोल। पोल किसे कहते हैं, ऐसा जो दर्पण होता है, दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है वह पोल होता है। यहाँ पोल था, दर्पण का मध्य बिंदु आप लोगों का क्या है, पोल है। यह क्या है, पोल है। और इसके पहले यह गोला था, गोले का जो केंद्र होता है वही दर्पण का वक्रता केंद्र होता है। जो गोले का केंद्र होता है, मान लेते हैं गोला या केंद्र है, तो यही जो केंद्र है, यह क्या बोला गया, इसे वक्रता केंद्र बोला गया। इसे सी से डिनोट करते हैं, इसे सी से डिनोट करते हैं, यह वक्रता केंद्र हो गया। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोला गया, वक्रता त्रिज्या बोला गया। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोला गया, वक्रता त्रिज्या बोला गया। और इसमें क्या शब्द थे, और एक मुख्य अक्ष था। मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को क्या बोला गया, मुख्य अक्ष बोला गया। यह भी आप समझ गए होंगे। और एक इसमें फोकस था। मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आ रही है, तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर वह जाएगी, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाएगी, तो यहाँ एक जगह काट रहा है, जो जिस जगह यह बिंदु को काटेगा मुख्य अक्ष को, और यहाँ यह बनेगा, इसे क्या बोलते हैं, फोकस कहते हैं। फोकस और मुख्य और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं।
फोकस दूरी हमेशा वक्रता केंद्र का दुगुना होता है, या फोकस दूरी वक्रता केंद्र फोकस दूरी जो होता है वक्रता केंद्र का आधा होता है, दुगुना नहीं आधा होता है। और आप लोगों को अगला शब्द क्या बताएं, द्वारक। अगर दर्पण का ये दर्पण है, दर्पण में ये दर्पण के बाहरी भाग को कलई करने पर आंतरिक भाग क्या बोलता है, परावर्तक सतह तल होता है। परावर्तक सतह को अगर हम छोटा कर दें तो ये परावर्तक सतह ही द्वारक होता है। पहले आप लोग ध्यान दीजिए, परावर्तक सतह ही द्वारक है। अगर द्वारक को छोटा कर देंगे तो परावर्तक सतह छोटा हो जाएगा, द्वारक को बड़ा कर देंगे तो परावर्तक सतह बड़ा हो जाएगा। यही सब जो प्रतिबिंब है, इन शब्दों का आने वाले जो टॉपिक है उसमें यूज होगा। तो आज हमें ऐसा होगा कि जो टॉपिक अभी हम आप लोग को बताए हैं वह समझ गए होंगे। तो अभी हम आप लोगों को अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के जब प्रतिबिंब बनेंगे, उन सब प्रतिबिंब बनने के समय कुछ शब्दों का यूज होता है। उन सब शब्दों का यूज हम अभी आप लोग को बताए हैं कि क्या क्या कहाँ पर होता है, फिगर में कौन सा ध्रुव होता है, कौन सा वक्रता केंद्र होता है, वक्रता त्रिज्या, फोकस, द्वारक, मुख्य अक्ष, इन सब का बहुत यूज है प्रतिबिंब में। तो आज हम आपकी क्लास यहीं पर एंड करते हैं। अगले क्लास में हम आपको लोगों के लिए अवतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब और उत्तल दर्पण पर बने प्रतिबिंब हैं, इसको आप लोगों को अगली क्लास में बताएंगे। और अगर आज आप लोग हमारे इस क्लास में नए लोग हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए। और अगर हमारा टॉपिक कोई समझ में ना आ रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बिना कमेंट करने पर सुझाव जरूर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।